अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछले ही महीने इंडिया की तरफ से एक नोटिस भेजा गया था पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सिंध तास मुआहदे में कुछ तब्दीलियां करना चाहता है। इंडिया का ये क्लेम है कि 1960 में साइन होने वाला द इंडस वाटर्स ट्रीटी एक वन साइडेड एग्रीमेंट था, जिसमें 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया था और इंडिया के हिस्से में सिर्फ 20% पानी ही आया था। लेकिन कितनी सच्चाई है इस क्लेम में, और 64 साल गुजरने के बाद आज भी इसे क्यों दुनिया की सबसे सक्सेसफुल वाटर ट्रीटी माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम बड़ी डिटेल से जानेंगे इस इंडस वाटर्स ट्रीटी को और जानेंगे कि इंडिया अब इसमें कौन सी अमेंडमेंट्स करना चाहता है। उन्नीस में जब पार्टीशन होती है तो ज़मीन का बंटवारा तो कर दिया जाता है, लेकिन पानी की तकसीम का कोई फार्मूला पेश नहीं किया जाता। पार्टीशन से पहले पानी को लेकर जो झगड़ा पहले सिंध और पंजाब में हुआ करता था, वही झगड़ा पार्टीशन के बाद अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शुरू हो जाता है। लेकिन ये झगड़ा होता किन पानियों पे है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। इंडिया और पाकिस्तान को जो दरिया सिराब करते हैं उसे हम इंडस रिवर सिस्टम बोलते हैं, और ये इंडस रिवर शुरू होता है तिब्बत की माउंट कैलाश से। यहाँ से शुरू होकर ये पहुँचता है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, जहाँ से 5 और दरिया निकलते हैं, चिनाब, जेहलम, रावी, सतलुज और ब्यास। इन सारे दरियाओं में इंडस रिवर ही मेन है, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान वाले साइड की कश्मीर में पहुंचता है। यहाँ से ये नीचे बहता हुआ पंजाब में जाता है और पंजाब से फिर सिंध में दाखिल होता है, जबकि बाकी के 5 दरिया भी इंडिया से बहते हुए पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। और भावलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये 5 दरिया मिलकर एक ही दरिया बनाते हैं, जिसे हम पंजनद रिवर बोलते हैं। अब ये पंजनद रिवर मिठन कोट के मुकाम पर जाके इंडस रिवर के साथ मिलता है, और यहाँ से इंडस रिवर फिर अरेबियन सी में गिर जाता है। ये इतना बड़ा रिवर सिस्टम है कि इसमें बहने वाले पानी की क्वांटिटी दरिया नील से भी 2 गुना ज़्यादा है। इसमें बहने वाले पानी की क्वांटिटी 170 मिलियन एकड़ फीट है। आसान अल्फाज में मैं आपको ये मिकदार समझा देता हूँ कि अगर आप 1 एकड़ ज़मीन पर 1 फुट तक पानी खड़ा कर दें तो वो बन जाएगा 1 एकड़ फुट। तो इस तरह इस रिवर सिस्टम में बहने वाले पानी की मिकदार 17 करोड़ एकड़ फीट है। ये इतना पानी है कि पूरे फ्रांस मुल्क को 1 फुट तक पानी में डुबो सकता है। पार्टीशन के बाद इंडिया को यहाँ ये फायदा हुआ कि एक तो वो अपस्ट्रीम राइपेरियन बन गया और पाकिस्तान डाउनस्ट्रीम राइपेरियन, यानी कुदरती तौर पर जितने भी दरिया हैं वो इंडिया से बहकर पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। और दूसरा ये कि जो 2 मेन हेडवर्क्स थे वो भी इंडिया के हिस्से में चले गए। हेडवर्क से मुराद है कि जहाँ से पानी का रास्ता मोड़ा जाता है किसी दूसरे दरिया की तरफ या किसी दूसरी नहर की तरफ। ये पानी का झगड़ा शुरू इस तरह होता है कि 1947 और 48 में जब दोनों मुल्कों की लड़ाई होती है कश्मीर को लेके, तो अप्रैल 1948 में इंडिया कुछ जगहों से पाकिस्तान का पानी बंद कर देता है। 5 हफ्ते तक ये पानी बंद रहता है और आखिर 4 मई 1948 को दोनों मुल्कों में एक इंटर डोमिनियन एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें यह तय पाता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट्स इंडिया को एनुअल पेमेंट्स करेगी पानी खरीदने के बदले। लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं था पाकिस्तान के लिए, मतलब कब तक पाकिस्तान ऐसे पेमेंट्स करता रहेगा पानी खरीदने के लिए। तो इसलिए पाकिस्तान इस मामले को इंटरनेशनल लेवल पर उठाता है। ये देखकर अमेरिकन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साबिक हेड डेविड लिलिंगटन इस मसले पर एक आर्टिकल लिखने के लिए इस रीजन का दौरा करते हैं, और जब वो अपनी स्टडी पूरी करते हैं तो वो ये सुजेस्ट करते हैं कि अगर पाकिस्तानी और इंडियन टेक्नीशियंस मिलकर एक इंजीनियरिंग प्लान बनाए और वर्ल्ड बैंक, जिसे उस वक्त इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक कहा जाता था, वो भी इसमें असिस्ट करे तो ये मसला हल हो सकता है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट यूगन ब्लैक इस आइडिया से बड़े इंस्पायर होते हैं और वो कहते हैं कि मेक गुड स्मेल्स ऑल अराउंड। जिसके बाद वो दोनों मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट से मिलते हैं और दोनों मुल्क मिलकर वर्ल्ड बैंक को इस मसले को हल करने के लिए थर्ड पार्टी के तौर पर तस्लीम कर लेते हैं। 2 साल तक एक टेक्निकल ग्रुप जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और वर्ल्ड बैंक के इंजीनियर्स शामिल होते हैं, वो सारे केस की स्टडी करते हैं और आखिर में एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाता है, जिसमें ये सुजेस्ट किया जाता है कि 3 मशरकी दरिया रावी, सतलुज और ब्यास इंडिया को दे दिए जाएं, जिस पे इंडिया का एक्सक्लूसिव राइट होगा, और 3 मगरबी दरिया इंडस, चिनाब और जेहलम पाकिस्तान को दिए जाएं। लेकिन पाकिस्तान को मिलने वाले दरियाओं का पानी इंडिया भी इस्तेमाल कर सकेगा, जिसकी बात अभी हम वीडियो में आगे करेंगे। इंडिया तो इस प्लान को तस्लीम कर लेता है, लेकिन पाकिस्तान इसको मानने से इनकार कर देता है, और इस इनकार की वजह ये होती है कि पाकिस्तान में पंजाब के मोस्टली एरियाज़ को ये मशरकी दरिया ही शराब करते थे, जो अब इंडिया को दे दिए जाने थे। पाकिस्तान को ये डर था कि अगर सारे के सारे मशरकी दरिया इंडिया को दे दिए गए तो पंजाब सहरा बन जाएगा। इसलिए पाकिस्तान इस तजवीज़ को मानने से साफ साफ इनकार कर देता है, और अगले 4 से 5 साल तक मजीद नेगोशिएशंस और डिस्कशंस होती हैं इस प्लान पे। और फाइनली मई 1959 में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट मिस्टर ब्लैक और वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर एलिफ एक फाइनल एग्रीमेंट लेकर दोनों मुल्कों में पहुंचते हैं। दोनों मुल्क इस फाइनल एग्रीमेंट को पढ़ते हैं और 19 सितंबर 1960 को कराची में द इंडस वाटर्स ट्रीटी साइन हो जाती है,
जिसमें पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट अयूब खान, इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और वर्ल्ड बैंक की तरफ से मिस्टर एलिफ इस पे सिग्नेचर करते हैं। इस फाइनल एग्रीमेंट में भी दरियाओं की तकसीम वही रहती है कि 3 मशरकी दरिया इंडिया को मिलेंगे और 3 मगरबी दरिया पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान ने जो एतराज़ उठाया था कि अगर उसे ईस्टर्न रिवर्स ना मिले तो पंजाब बंजर हो जाएगा, उसका हल ये निकाला गया कि पाकिस्तान के जिन एरियाज़ को पहले मशरकी दरियाओं के पानी से सराब किया जाता था, अब उन इलाकों को मगरबी दरियाओं के पानी से सराब किया जाएगा। यानी जो नहरें पहले मशरकी दरियाओं से पानी लेकर इन इलाकों में पहुंचती थी, अब एक पूरा नया नहरी निज़ाम बनाया जाएगा जो इन इलाकों को मगरबी दरियाओं के साथ मिलाएगा। और इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन और फंड की ज़रूरत थी। अब इस फाइनल एग्रीमेंट में ये लिखा जाता है कि 400 मील पर फैली 8 लिंक्स किनाल बनाई जाएंगी जो वेस्टर्न रिवर्स के साथ कनेक्ट होंगी। 2 स्टोरेज डैम्स बनाए जाएंगे। एक इंडस रिवर पर बनाया जाना था जिसे आज हम तरबेला डैम के नाम से जानते हैं और जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा अर्थफील्ड डैम है, और दूसरा मंगला डैम बनाया जाना था झेलम रिवर के ऊपर। इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को $900 मिलियन चाहिए थे और ये अमाउंट पाकिस्तान को इंडिया ने पे करनी थी क्योंकि इंडिया में ऐसे किसी कंस्ट्रक्शन वर्क की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इंडिया ये अमाउंट पे करने से इनकार कर देता है क्योंकि ये इतनी बड़ी अमाउंट थी कि अगर आप इस अमाउंट को उस वक्त के गोल्ड स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो ये 125 मैट्रिक टन गोल्ड के बराबर थी। तो इस अमाउंट को अरेंज करने के लिए फिर एक इंडस बेसिन डेवलपमेंट फंड बनाया जाता है। अब इस डेवलपमेंट फंड के बाद $900 मिलियन में से $640 मिलियन वर्ल्ड बैंक की मेंबर स्टेट्स देंगी, $174 मिलियन इंडिया पाकिस्तान को देगा और $80 मिलियन वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को देगा एज आ लोन। इन सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को 10 साल का ट्रांजिशन पीरियड दिया गया। इन 10 सालों में अब इंडिया मशरकी दरियाओं का पानी पाकिस्तान जाने से बिल्कुल नहीं रोकेगा और अगर ज़रूरत पेश आई तो पाकिस्तान को मज़ीद 3 साल का टाइम दिया जाएगा अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए। लेकिन इस इजाफी टाइम के लिए फिर इंडिया को भी पेमेंट्स की जाएंगी इस डेवलपमेंट फंड से। ईस्टर्न रिवर्स का एनुअल फ्लो था 41 बिलियन क्यूबिक मीटर, जबकि पाकिस्तान को मिलने वाले वेस्टर्न रिवर्स का एनुअल फ्लो था 99 बिलियन क्यूबिक मीटर। यानी टोटल पानी में से 70% पानी पाकिस्तान के हिस्से में आया और 30% पानी इंडिया के हिस्से में। यहाँ आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर पाकिस्तान को 70% पानी मिल रहा था और इंडिया को 30%, तो इंडिया इस ट्रीटी पे एग्री कैसे हो गया था? यानी इंडिया की पॉपुलेशन भी पाकिस्तान से इतनी ज़्यादा और लैंड एरिया भी पाकिस्तान से ज़्यादा है, फिर भी इंडिया 30% पानी लेने पे एग्री कैसे हो गया? तो उसकी वजह यह है कि इंडिया पाकिस्तान को मिलने वाले वेस्टर्न रिवर्स का पानी भी इस्तेमाल कर सकता था। यानी इंडिया के जिन एरिया से ये दरिया गुजर कर आ रहे थे, ये उन एरियाज़ में इरिगेशन कर सकता था, फिशिंग कर सकता था, नेविगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता था और हाइड्रो पावर प्लांट्स भी लगा सकता था। लेकिन इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थी, जैसे वेस्टर्न रिवर से इंडिया 7 लाख एकड़ तक ज़मीन ही सैराब कर सकता था और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 2 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पानी स्टोर कर सकता था। लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वो दरिया का रास्ता नहीं मोड़ सकता था और कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी होगा ताकि पाकिस्तान इस पर इंस्पेक्शन कर सके कि कोई प्रोजेक्ट इंडस ट्रीटी को वायलेट तो नहीं कर रहा। जैसे 1978 में इंडिया ने पाकिस्तान के चिनाब रिवर पर एक सलाल हाइड्रो पावर स्टेशन लगाया था जिसमें दोनों मुल्क म्यूचुअली एग्री थे। लेकिन ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में इंडिया इन रिस्ट्रिक्शंस को क्रॉस कर जाता है और पाकिस्तान फिर इस पर एतराज़ उठाता है और इस तरह ये मामला पहले न्यूट्रल एक्सपर्ट और फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला जाता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे बगलीहार डैम प्रोजेक्ट था, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था जो काफ़ी हॉट टॉपिक बना रहा था किसी टाइम पे। इसके अलावा पकल डोल, रेटल, लोअर किलनाई जैसे प्रोजेक्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे जिस पे पाकिस्तान अपने कंसर्न्स रेज किए थे। 2019 में इंडिया ने 41 बिलियन क्यूबिक मीटर में से 38 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी ही यूटिलाइज किया था, जबकि बाकी का पानी रावी और सतलुज के जरिए बहकर पाकिस्तान में आ गया था। लेकिन इस इंडस ट्रीटी के आर्टिकल 2 के तहत इस पानी पे पाकिस्तान का कोई हक नहीं, बल्कि ये पानी सखर बैराज के जरिए शकूर लेक में पहुंचाया जाता है, जहां से इंडिया इस पानी को पंप कर लेता है इरिगेशन वगैरह के लिए। इस इंडस वाटर ट्रीटी की मॉनिटरिंग के लिए एक परमानेंट इंडस कमीशन भी बनाया गया था जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के एक रिप्रेजेंटेटिव शामिल था और जो एनुअली रिपोर्ट्स जमा करवाते थे अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में। आज के दिन ये इंडस वाटर ट्रीटी दुनिया की सबसे सक्सेसफुल वाटर ट्रीटी मानी जाती है और इसकी वजह यह है कि इस ट्रीटी के बाद दोनों मुल्कों में 3 जंगें लड़ी जा चुकी हैं, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि जंग के दिनों में भी इस पर फुल इम्प्लीमेंटेशन होती रही है। इंडिया अक्सर पाकिस्तान को पानी बंद करने की धमकी भी देता रहता है, जैसे 2016 में उरी अटैक हुआ था इंडिया में जिसमें उनके 19 सोल्जर्स मारे गए थे और तब उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। Blood and water can't flow together.
with immediate decisions of the Indus Water Commission talk. और गुस्से में आकर वो झेलम रिवर पर एक तुलबुल प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान के तराज की वजह से रुका था वो दोबारा शुरू कर लेते हैं। ऐसे ही 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था इंडिया में, जिसका इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान पे लगाया और उनके वाटर मिनिस्टर नितिन गडकरी कहते हैं कि पाकिस्तान को जाने वाले तमाम रास्तों का मुंह हम इंडियन स्टेट्स की तरफ मोड़ देंगे पाकिस्तान को सज़ा देने के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही थी। इंडिया की अब ये कोशिश होती है कि वो अपने दरियाओं के सारे पानी को यूटिलाइज करे और पाकिस्तान में बिल्कुल भी ना जाने दे। इसलिए 2024 में उन्होंने दरियाए रावी पे एक और डैम शाहपुर कुंडी के नाम से बनाया है। यही वजह है कि दरियाए रावी में जहां आपको कभी पानी नज़र आता था वो आपको हमेशा खुश्क ही नज़र आएगा। अब अपनी फाइनल डिस्कशन पे आते हैं कि इंडिया इस ट्रीटी में अमेंडमेंट्स क्यों करना चाहता है। तो इसकी वजह है इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लोग। जी हाँ, एक्चुअल में जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की 70% इनकम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। 2060 में जब ये ट्रीटी साइन हुई थी उस वक्त कश्मीर में 2,74,000 हेक्टेयर ज़मीन सैराब की जाती थी, लेकिन आज 60 साल गुजरने के बाद इसमें सिर्फ 16% ही इजाफा हुआ है, जबकि पॉपुलेशन में इससे कई गुना ज़्यादा इजाफा हो चुका है। इसके अलावा 20,000 मेगावाट की हाइड्रो पावर कैपेसिटी होने के बावजूद सिर्फ 3,000 मेगावाट ही यूज़ की जाती है। तो इन सारे मामलात की वजह से कश्मीर के लोग इस इंडस वाटर ट्रीटी के बहुत खिलाफ हैं। 2005 में सर रतन टाटा, जिनकी रिसेंटली भी मौत हुई है, उनकी ट्रस्ट कंपनी और इंटरनेशनल कंपनी ने मिलकर एक स्टडी की थी जिसमें ये बताया गया था कि इस ट्रीटी की वजह से कश्मीर एनुअली 6500 करोड़ रुपए पीछे है। इसीलिए 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन दायर की गई थी कि इस इंडस वाटर ट्रीटी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाए, जो अभी तक पेंडिंग है। अब 25 जनवरी 2023 को इंडिया ने पहला नोटिस भेजा था पाकिस्तान को इस ट्रीटी में अमेंडमेंट करने के लिए, और ये नोटिस ट्रीटी के आर्टिकल 12(3) के अंडर भेजा गया था, जिसमें ये बताया गया है कि अगर दोनों मुल्क कुछ अमेंडमेंट करना चाहें तो वो मिलके बैठ के कर सकते हैं। एक्चुअल में जब भी इंडिया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाता है पाकिस्तानी रिवर्स पे, तो पाकिस्तान इस पे कंसर्न्स उठाता है, और ये बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न्स होते हैं, क्योंकि इंडिया को ये तो इजाज़त दी गई थी कि वो पाकिस्तानी पानियों को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इस पर कुछ लिमिटेशंस भी रखी गई थी, और इंडिया अक्सर इन लिमिटेशंस को क्रॉस करता है, जिसके लिए पाकिस्तान इतराज़ उठाता है। कुछ प्रोजेक्ट्स इंडिया ने बनाए भी हैं, जैसे सलाल डैम प्रोजेक्ट है, लेकिन कुछ पे पाकिस्तान ने इतराज़ भी उठाए हैं, जैसे तुलबुल प्रोजेक्ट है, किशन गंगा प्रोजेक्ट है, बगलीहार प्रोजेक्ट है। तो अब इंडिया का ये कहना है कि या तो पाकिस्तान हमारे साथ बैठकर इस ट्रीटी में रद्दोबदल कर ले, या फिर हमें फ्रीली काम करने दे इन प्रोजेक्ट्स पे। लेकिन पाकिस्तान चूंकि डाउन स्ट्रीम राइपेरियन है, तो इसके लिए मुश्किल होगा ये रिस्क लेना। अब सितंबर 2024 में इंडिया दोबारा पाकिस्तान को एक नोटिस भेजता है इस ट्रीटी को रिव्यू करने के लिए, जिसके जवाब में पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान कंसीडर्स द इंडस वाटर्स ट्रीटी एज एन इम्पोर्टेंट वन एंड होप्स दैट इंडिया विल कंप्लाई विद इट्स प्रोविजंस। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।